यह कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और इसका जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी की कहानी इससे मिलती जुलती है तो वह मात्र एक संयोग है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। 2 कमरे के मकान में 9 सदस्यों का साथ रहना इतना आसान नहीं था, पर हम साथ रहते थे। आजी और आई को थिएटर जाकर पिक्चर देखने का बहुत शौक था। उस जमाने में न मोबाइल फोन था न लैपटॉप। पिक्चर देखने का एक ही जरिया था और वह था थिएटर। आजी और आई के साथ मेरी पहली पिक्चर थी मैं चुप रहूंगी। तब मैं 3 महीने की थी। उस दिन हमारे साथ मौसी यानी आजी की बेटी भी पिक्चर देखने आई थी। थिएटर में बहुत गर्मी थी। कुछ देर बाद मैं गर्मी से परेशान होकर रोने लगी। मेरी तकलीफ देख आजी से रहा नहीं गया। वो पिक्चर बीच में छोड़कर मेरे लिए पंखा लेने चली गई। कुछ देर बाद आजी पंखा लेकर आई। फिर क्या था, उस पंखे की हवा से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं मौसी की गोद में खेलती रही। साथ ही आजी और आई पिक्चर देखते देखते मुझे हाथ से पंखा करती रही। इस तरह पिक्चर देखने का सिलसिला हमेशा चलता रहा। हर शुक्रवार रात 9 से 12 का फर्स्ट डे शो हम तीनों का तय होता था। गर्मी, धूप या बरसात, हर परिस्थिति में आजी और आई पिक्चर देखना नहीं छोड़ती और मैं उनका साथ देना नहीं छोड़ती। फिल्मी दुनिया से रूबरू मुझे आजी और आई के इसी शौक ने करवाया और यह आज भी बरकरार है। महीने की 10 तारीख को आजी पगार लेकर घर आती और मुझे मिठाई की दुकान पर ले जाकर मोहनथाल खिलाती। मोहनथाल के साथ मिठाई वाला मुझे पेड़ा भी देता था। पेड़ा खाते खाते, हंसते गाते मैं आजी का हाथ पकड़कर घर तक पहुंच जाती। दिवाली में बोनस में मिले पैसों से जब आजी साड़ी खरीद कर लाती तो साड़ी चुनने का पहला हक हमेशा आई और मेरी माँ का होता। बची हुई साड़ी मौसी को दे दी जाती। आजी और उनकी बेटी हमेशा किसी न किसी बात पर हमारे प्रति कृतज्ञता जाहिर करती। पता नहीं क्यों 7 साल की उम्र में मुझे कभी कुछ समझ नहीं आया। मैं आजी से उतना ही प्यार करती थी जितना आई से। मौसी तो जैसे मेरी माँ ही थी। एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की रात बगल के थिएटर में श्री कृष्ण लीला दिखाई जा रही थी। घर के बच्चों को पिक्चर देखने का मन हुआ। सभी बच्चों ने आजी से कहा कि वे थिएटर जाकर सबके लिए टिकट लेकर आए। बच्चों की फरमाइश पर आजी टिकट लेने निकल पड़ी और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। आजी एक बार जाकर अपने लिए टिकट ले चुकी थी। अब वे दूसरी बार बच्चों के लिए टिकट लेने काउंटर पर पहुंची। टिकट बेचने वाले ने आजी को बार बार टिकट लेते देखा और कहा, शांताबाई, क्या इतने सारे टिकट आप ब्लैक में बेच रही हो? आजी एक सेकंड के लिए शांत हो गई। फिर उन्होंने जैसे पैसे काउंटर पर पटके मेरा हाथ पकड़ा और काउंटर से अंदर चली गई। मैं डर के मारे रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, आजी तू काय करते, घरी चल। आजी ने उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और काउंटर से बाहर निकल आई। टिकट और पैसे समेटे और मुझे लेकर घर की ओर चल पड़ी। आजी का यह रौद्र रूप देखकर मैं डर गई थी। उस दिन के बाद से आजी जैसे मेरी बॉडीगार्ड बन गई। स्कूल में भी जब मुझे किसी को डराना होता तो मैं कहती, मैं अपने आजी को बुला लाऊंगी। कुछ ऐसे तेवर थे मेरे स्कूल में। वैसे तो आजी के साहस और वीरता की कई कहानियां हैं, पर उनमें से एक जो मेरे जहन में घर कर गई है वह मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार हम तीनों थिएटर जा रहे थे। उस समय मैंने अपने गले में सोने की चेन पहन रखी थी। हम साथ साथ चल रहे थे। मेरी एक तरफ आजी थी और दूसरी तरफ आई। मैं हमेशा रास्ते में दोनों का हाथ पकड़कर चलती थी। कुछ दूर चलने के बाद मैं रोने लगी। रोते रोते मैं आजी का हाथ अपनी तरफ खींचने लगी। मेरी आवाज सुनकर आजी पीछे मुड़ी और उन्होंने देखा कि एक लगभग 5 फीट 7 इंच का आदमी मेरे बिल्कुल पीछे था। वह बार बार मेरी सोने की चेन खींचने की कोशिश कर रहा था। आजी उस आदमी
को गुस्से भरी निगाह से देखने लगी। तभी दूर से किसी की आवाज आई, भाग भाग वरना मार खाएगा। फिर क्या था, आवाज सुनते ही वह आदमी थर-थर कांपते हुए वहां से भाग गया और मैं उसे भागते देख कूद कूद कर ताली बजाते हुए हंसने लगी। आजी अपने साहस पर अक्सर कहा करती थी, मैं अकेली हूँ, मैं अपना और अपने परिवार की रक्षा न करूँ तो कौन करेगा। सच ही कहती थी आजी, आखिर उनका था ही कौन जो उनकी रक्षा करता। एक सुबह मैं बरामदे में खेल रही थी और आजी साफ सफाई कर रही थी। खेलते खेलते मैंने आजी से कहा, आजी आज कुठे फिरायला जायचं? आजी मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वही बात बार बार दोहराने लगी। कभी पैर पटकती तो कभी आजी का साड़ी का पल्लू खींचती। मेरे नखरे देखकर आजी आखिर बोली, चल। घूमते घूमते हम धोबी तालाब पहुंचे। यहाँ कई तरह की दुकानों की लाइन लगी थी। कोई कपड़े बेच रहा था, कोई चप्पल, कोई साज श्रृंगार, तो कोई मिठाइयाँ। मई का महीना था। मैं चप्पल पहनना भूल गई थी। नंगे पांव चलते चलते मेरे पैर जलने लगे। मुझे परेशान देखकर आजी ने कहा, नीता चल, मी तुला चप्पल घेऊन देते। आजी की बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। हम एक चप्पल की दुकान में पहुंचे। मैंने एक गुलाबी रंग की चप्पल पसंद की और एक भूरे रंग की भी की। भूरे रंग की चप्पल मेरे पैरों के लिए काफी बड़ी थी। मैंने आजी से कहा कि वह चप्पल अपने पाँव में डालकर देखे। आजी नहीं मानी तो मैं फिर जिद करने लगी। कुछ देर बाद मेरी जिद रोने में बदल गई। मेरा रोना देखकर दुकानदार को मुझ पर तरस आ गया और वो आजी से बोला, चप्पल पहन लो ना बाई जी, बच्ची का मन रखने के लिए। आखिरकार आजी को वह चप्पल पहननी पड़ी। आजी पहली बार चप्पल पहनकर घर तक पहुंची, लेकिन घर की चौखट पर पहुंचते ही उन्होंने चप्पल उतारकर एक तरफ रख दी। ऐसा करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। मैं आजी के सामने खड़ी होकर उनके आंसू बहते देख रही थी। मैं इतनी समझ कहाँ थी मुझमें। मैं तो सिर्फ 7 साल की थी कि मैं आजी के आंसू भी रोक पाती। आजी ने चप्पल को एक कोने में रख दिया और कहा, आज तुमने जिद की तो मैंने चप्पल पहन ली, पर आगे कभी ऐसी जिद मत करना। यह कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मेरी उम्र इतनी कम थी कि मैं सब कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन शायद आजी की तकलीफों को फिर भी थोड़ा बहुत महसूस करने लगी थी। क्या कहूँ, मेरी आजी बहुत सहज थी। वह बहुत पैसा कमाती थी, पर अपने ऊपर एक आना भी खर्चा नहीं करती थी। तपती धूप, बारिश या कड़कती ठंड में भी आजी भाईखला मिल जाने के लिए 1.5 घंटा पैदल चलती थी। आजी इतना सब कैसे कर लेती थी, यह मुझे हमेशा आश्चर्य में डालता था। ऐसा लगता था मानो भगवान खुद उनका साथ दे रही हो, वरना 1947 में एक बेसहारा स्त्री अपने बूढ़ी माँ और बेटी का सहारा कैसे बन पाती। नारी सशक्तिकरण तो 21वीं सदी की मुहिम है, पर मेरी आजी 1947 से ही सशक्त थी। आजी मुझे थिएटर में कई दफा आइसक्रीम खिलाती, अपने पास सुलाती और घुमाने भी ले जाती थी। आई को कभी कभी इस बात का मलाल होता था कि मैं आजी के बहुत करीब होती जा रही हूँ। माँ भी कभी कभी इस पर नाराज हो जाती थी, लेकिन इन सब के बावजूद आजी का प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। फैक्ट्री का काम छूटने के बाद आई के हाथों में पैसे नहीं होते थे। आजी अपने पैसों से फिल्म का टिकट लेती थी और कई बार आई को बाजार जाने के लिए पैसे भी देती थी। अब मैं 8 साल की हो गई थी। मौसी की शादी तय हुई और शादी का दिन भी करीब आ गया। मौसी की शादी के समय मैं स्टेज के पास खड़ी होकर उन्हें अपने से दूर बैठे देख रो रही थी। मौसी के पति यानी मेरे काका ने मुझे रोते हुए देखा तो मुझे स्टेज पर अपने पास बैठा लिया। आजी का परिवार अब बड़ा हो रहा था, लेकिन आजी अभी भी मेरे लिए और आई के बगैर कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। आजी के लिए हम ही उनका असली परिवार था। गणपति पूजा में आजी तांबे के घड़े में लकड़ी का टुकड़ा डालकर छोटे छोटे बेल के पेड़ बनाती थी। घर में सभी का काम वही
पूरी जिम्मेदारी से निभाती थी। और क्यों न निभाती, यह घर आजी का भी तो था। एक रात माँ की आई से बहस होने लगी। माँ ऊंची आवाज में आई से कह रही थी कि आजी की कहो वो अपनी बेटी को घर जाकर रहे। आजी चुपचाप दीवार की दूसरी तरफ खड़ी सारी बातें सुन रही थी और मैं आजी के बगल में खड़ी होकर उनका चेहरा देखती रही। मौसी की शादी हो गई थी, उनका अपना अलग परिवार हो गया था। अब शायद घर वालों को आजी पराई लगने लगी थी, पर आजी को हम कभी पराये नहीं लगे।